लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, पता है ना, मैं जानता हूं ना मैं। तो इसमें बोलता है कि ग्लास एयर सरफेस से कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल उसका दे रखा है, मतलब ग्लास एयर सरफेस का क्रिटिकल एंगल सी दे रखा है। फिर कहता है कि उसके बाद उसके ऊपर पानी अगर डाल देते हो तो बताइए किस तरह से लाइट रे आगे की तरफ बढ़ती है। तो पूरा एक पाथ आपको ट्रेस करना है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि भाई इसने क्या दे रखा है। इसने दे रखा है कि अगर ये ग्लास है और ये एयर है और लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल पर गिरती है तो लाइट रे ऐसा आएगी, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास। ठीक है, तो ये तो यहां से मुझे इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं है और कुछ मैं इससे नहीं निकाल सकता। बाद में देखता हूं इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। बट दूसरे में बोलता है कि इस ग्लास एयर सरफेस पर आपने वाटर डाल दिया है इस तरह से। थोड़ा नीचे कर दूं वरना पता चले किसी को दिखना ही बंद हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये इसमें वाटर डाल दिया है यहां पर। अब यहां पर दो सरफेस होगी, ग्लास वाटर एंड एयर। अब बोलता है कि अब यहां पर लाइट को सी एंगल पर डाला। अब क्या ये सी एंगल इसके लिए क्रिटिकल एंगल का काम कर रहा था तो इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल का काम करेगा? जरूरी नहीं है। तो पहले तो आप ये पता करो कि किसका क्रिटिकल एंगल कितना है, सी से बड़ा है, सी से छोटा है। अगर सी से छोटा है तो लाइट रे विल बाउंस बैक। इस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अगर थीटा सी जो है वो सी से भी छोटा निकल गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, इट विल बाउंस बैक। अगर ये बराबर आ जाता है इट विल ग्लेज ओवर द सरफेस, और अगर ये छोटा आ जाता है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले यहां पे पॉइंट आउट करते हैं कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेस साइन थीटा सी म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। अब पता करो दोनों को। अब आपको पता है म्यू ए और म्यू डब्ल्यू। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। म्यू डब्ल्यू इज मोर देन म्यू एयर, इसलिए साइन थीटा सी विल बी मोर देन साइन सी, यानी कि थीटा सी इज मोर देन सी, यानी कि लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर ही गिरी है, यानी कि यहां से रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी एंड डेंसर से रेयर जा रही है, तो ऐसे जाने की बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मैंने माना यहां आ गई। क्लियर? अब यहां का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वही इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। ठीक है, अब मुझे यह देखना है कि ये जो एंगल है ये वाटर एयर सरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है क्या? अगर ये ज्यादा है देन इट विल बाउंस बैक। अगर ये इस क्रिटिकल एंगल से कम है तो आगे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर ये बराबर है इट विल ग्लेज ओवर द सरफेस। क्लियर? तो मैं बात करता हूं नाउ, यहां पे पहले लिख देता हूं, हैंस लाइट रे will refract and incident at water air surface। क्लियर हो गया यहां तक? एट एंगल आर। नाउ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर सरफेस, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालता हूं म्यू हल्का अपॉन म्यू भारी। अब मुझे बताइए कि ये जो एंगल है ये आर से ज्यादा है या आर से कम है? कैसे पता लगे? आर कहां है? यहां पे, यहां भी कहां है? तो पहले आर की वैल्यू निकालें।
स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। तो म्यू जी साइन सी म्यू डब्ल्यू साइन आर क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर नहीं, वाटर एयर सरफेस, यहां पे ना, तो म्यू ए म्यू डब्ल्यू। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 3 को ध्यान से देखिए। हम कह सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि थीटा सी इज इक्वल टू आर। सो लाइट रे विल ग्रेज ओवर द सरफेस, और अगर यहां पे ग्रेज करेगी तो कितने का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, एट 90 डिग्री एंगल। ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो एक एक करके लाइट रे कैसे कैसे जा रही है वो पता करो। रिफ्लेक्ट, अगर यहाँ पे एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो वापस आ जाएगी, कम है तो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो स्नेल्स लॉ लगाओ। देखिए इसको, अब सोचो अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा निकल जाता तब क्या होता, ये यहां आ जाता। फिर आप ये टेस्ट करो, वाटर और ग्लास है तो यहां पे रिफ्लेक्ट होता, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहां आता, फिर आप किस एंगल पे जाता उसका आप वो लगाते स्नेल्स लॉ, फिर आपको पता लगता। बट ये आया नहीं वापस, ये तो सीधे चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, बीच में देखना है, एक बार ढंग से देख मैंने करा क्या है। हर एक सरफेस पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला और हर एक सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल निकाला, और सिर्फ ये पता करा कि क्या इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कम है, और कुछ नहीं करा मैंने। इस सरफेस के लिए निकाला, फिर कंपेयर करा, पता चला क्रिटिकल से ज्यादा है तो मैंने रिफ्लेक्ट करा दी, फिर यहां देखा आर आया तो क्रिटिकल एंगल निकाला, फिर आर की वैल्यू निकाली, फिर कंपेयर कर दिया, बस इतना सा क्वेश्चन था। थर्ड एंड फिफ्थ, हाँ आइए, प्रिज्म आप सभी को पता है, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे जाता हूं। ये कोई प्रिज्म है और इसमें मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, कौन सी, एक कलर की। व्हाइट लाइट डालता तो सातों कलर में बट जाती, मैंने सिर्फ एक कलर की डाली, अब वो थोड़ा बटेगी। ठीक है, और यहां से लाइट रे गई और ये मैंने डाला इस पर नॉर्मल बी डैश, और ये यहां से निकल गई, फिर यहां मैंने एक नॉर्मल डाला, और इस एंगल को मैंने बोल दिया ओ, कि दोनों 90 डिग्री के हैं तो 90 पे कटेगा। ये एंगल ए है, ये मान लिया सी डैश, और ये आ गई लाइट रे यहां से बाहर। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, रिफ्रैक्शन R1, R2, एग्जिट I2। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए तमीज से, इसको आप ओ कर लीजिए, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब देखिए, ये लाइट का इंसिडेंट पाथ ये है, ठीक है, बट ये गई इस एंगल पर है कि नहीं, तो पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड पाथ ऑफ द इमर्जेंट लाइट के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
कि लाइट रे इतने पास से डेविएट हो गई। एक इंसिडेंट लाइट बना दो और कहीं भी लाइट रे एग्जिट हो रही है किसी भी चीज में जाने के बाद, ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रही है, आपसे बोलो बताओ कितना एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको पीछे खींचिए, तो जाना था इसको इधर, जा इधर रही, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये आता है। क्लियर? मुझे इस एंगल ऑफ डेविएशन की ही वैल्यू निकालनी है। बनाइए एंगल ऑफ डेविएशन जल्दी से, अब फिर करते हैं इसमें मैथ्स। डेल्टा, डेल डेल। देखिए ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका वैल्यू दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होती है। क्लियर? तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल और ये वाले दो होंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको देखिए, ये पूरा क्या है I1, ये पूरा क्या होगा I1, इसमें से ये कितना हो गया R1, तो ये कितना हो गया I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। क्लियर? सिमिलरली ये वाला कितना होगा सेम तर्ज पर I2 माइनस R2, तो ये वाला प्लस I2 माइनस R2, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, तो ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला स्टार कर रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके, कोऑर्डिनेटर ध्यान से देखिए, A B डैश O C डैश, देखिए इसको ध्यान से, और इसके लिए मैं लिख दूं B डैश प्लस C डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। है कि नहीं? क्योंकि ये इस पे नॉर्मल था ना, तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है ही सही, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। बोलो, बाद में बोला समझ में नहीं आया। ये देखिए ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और सिमिलरली ये भी नॉर्मल है और ये रहे तो ये भी 90 डिग्री, 90 और प्लस 90 180। ओके, और देखिए आप A प्लस O, अगर ये दोनों 180 के हैं तो इनका एडिशन भी 180 होगा, टोटल 360 होता है ना। अब ये समझिए, एक और चीज देखिए, B डैश, आइए साला, आइए B डैश C डैश O, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। क्या मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्लियर? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में I1 प्लस I2 माइनस प्रिज्म एंगल है, लिखो 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 लिखो, है इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं, इस एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। आ नहीं गया, इसको बोलते ही प्रिज्म एंगल। O में A जोड़ा 180, O में R1 प्लस R2 जोड़ा 180, तो O ये दोनों बराबर नहीं होंगे। फॉर मिनिमम डेविएशन, अब ये क्या है, अगर हम बात करते हैं कि ये डेविएशन मिनिमम हो तो उसकी क्या शर्त होती है, I1 शुड बी इक्वल टू I2, ध्यान से देखिए, प्लस B डैश C डैश शुड बी पैरेलल टू BC एंड R1 शुड बी इक्वल टू R2। अगर ये होता है
तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम आती है। लिखिए इसको, हो गया। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। अब यहां लगाइए अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए बी। तो ये हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूं साइन R1। तो म्यू हो गया मेरे पास साइन I अपॉन साइन R1। अब मुझे I1 और R1 की वैल्यू निकाल करके रखनी है। ठीक है, मैं निकालता हूं। ये तो हमने पहले बात कर ली थी। R1 मान लो, नहीं आया समझ। ये दोनों बराबर है ना। आप क्या लिखते हो, R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है। जब R2 की वैल्यू R1 के बराबर है तो मैं इसको ए लिख सकता हूं, यानी कि R1 हो गया a/2। ये तो लिखा है। हाँ, मिनिमम डेविएशन के लिए तो करवा रहा हूं सब कुछ। अब क्या करना है, इसमें I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 और I2 दोनों बराबर है। ठीक है, तो दिख रहा है ना, यहां पे लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यार, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, नीचे चला जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। पुट I1 इज इक्वल टू I2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये बराबर पुट कर रहा हूं तो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा I1 A, तो 2 हो गया। हाँ, तभी तो मैंने लिखा ना मिनिमम डेविएशन। So put values from equation number 4 and 5 in equation number 3. ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन पूछता है और इसमें हमें जिस जिसका भी यूज हुआ है, एक बार इसके जब मैं नोट्स भेजूंगा तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्टेप्स आपको लिखनी है। इसमें से एक आधी स्टेप हम काट भी सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ठीक है। तो कभी भी आपके पास मिनिमम डेविएशन की बात आती है और आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से सोल्व होगा। साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां से। कब, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, यानी कि इसमें आप I1 इज इक्वल टू I2 रखेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 रखेंगे और R इक्वल टू a/2 रखेंगे। यही शर्त होती है मिनिमम डेविएशन की। चलिए लिखिए नोट करके, if
प्रिज्म एंगल इज लेस देन 10 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री, देन स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। और अगर आप स्नेल्स लॉ एसी सरफेस पे लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुटअप करो I1 और I2 की, तो ये हो जाएगा, यहां मिनिमम डेविएशन मैंने बात नहीं करी, ठीक है ना। I1 और I2 यानी कि म्यू R1 म्यू R2 माइनस एंगल ऑफ फ्रीज, आर म्यू कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 A, आगे लिख देता हूं, और इसको भी आप A कह सकते हो, म्यू A माइनस A। हाँ, और कौन क्या दिख रहा है तेरे को यहाँ पे? बेटा ये वाला 10 डिग्री है ना, तो इनकी वैल्यू और भी कम आ जाती है। क्या चीजें याद करनी है वो देख लीजिए आप। पहला तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये है I1, ये है R1, ये है R2 और ये है I2, ये है A। इसमें कुछ फॉर्मूले हमने निकाले एंगल ऑफ डेविएशन के, I1 प्लस I2 माइनस A, और A क्या होता है R1 प्लस R2, ये चीज याद करनी है। दूसरा, फॉर मिनिमम डेविएशन I1 is equals to I2, R1 is equals to R2, B dash C dash is equals to parallel to BC। ये चीज, और इसमें एक फॉर्मूला निकाला था म्यू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ये वाला। और ये तीन चीजें देख लीजिए आप। हाँ, और ये वाला डेरिवेशन भी, इसका डेरिवेशन भी। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का कर्व देखिए। ये कर्व ऐसा आता है,
ऐसा मत बना देना, सिमेट्रिकल नहीं आता, थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्टेड आता है। हाँ ये ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है ना, तो ये तो लिखूंगा वाई एक्सिस पे। क्या होता है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है, और एक मोमेंट पे ये मिनिमम होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ठीक है, उसका और बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाता है। और एक जाहिर सी बात ये भी है कि I1 प्लस I2 माइनस ए, ये होता है डेविएशन का। अगर मैं इसकी वैल्यू 30 रख दूं, इसकी वैल्यू 60 रख दूं, तो एंगल ऑफ डेविएशन आया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 60 करके इसकी वैल्यू 30 कर दूं तो भी सेम आएगा। यानी कि दो, अगर आप I1 की एंगल ऑफ डेविएशन I1 की वैल्यू 30 कर दो तो भी वही आ रहा है, और I1 की वैल्यू 60 कर दोगे तो भी वही आएगा। तो देयर इज ऑलवेज टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच यू विल हैव सेम एंगल ऑफ डेविएशन। 30 पे भी मिल रहा है तो 60 पे भी मिल रहा है। ठीक है, और जब ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आता है। लिखिए इस बात को, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस for which there are two angle of incidence for which angle of deviation is same, angle of deviation is same, and at a particular angle of incidence, and at a particular angle of incidence angle of deviation become minimum, angle of deviation become minimum. At this point angle of incidence, that is I1, and angle of emergence, that is I2, and angle of emergence, that is I2, become equal. ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं जब तक आपको पता लग जाएगा। तो ये आपके पास कर्व हो गया। हाँ तू देख ले बेटा, टाइम ही देखता रहा कर तू बैठ के। मैसेज गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? इतना क्यों परेशान है? अच्छा जी, यह है 60 डिग्री, ठीक है, प्रिज्म है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2। फाइंड मिनिमम डेविएशन, फाइंड मिनिमम डेविएशन। सिंपल है, फॉर्मूला याद हुआ तो कर लोगे। ए आपको दे दिया 60 डिग्री, तो ये हो गया √2 sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो इसको जब इधर ले जाओगे 1/2 तो ये हो जाएगा 1/√2। यानी कि 45 डिग्री, नाइन्टी डिग्री, काफी सालों तक ये टॉपिक बोर्ड का फेवरेट रहा है।
हर साल वाली डेरिवेशन पूछ लेता था, हर दूसरे साल। किस्मत वाली बात है ना, फिर से फेवरेट हो जाए किसको पता। हाँ 5 नंबर में आता है, ये पूछेगा फिर इसके साथ में ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे देगा। हाँ बेटा वो कब लगता है, जब ये 10 डिग्री से भी कम हो। चलिए इसके और भी न्यूमेरिकल है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं इसके, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। फिर इसमें डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और फिर एक मेन चीज करेंगे। चलिए।